आज हमारे साथ एक युवा और एक ऐसा युवा जिसने अपने मात्र 25 साल की उम्र में अपना कैरियर की तरफ भी ध्यान दिया, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते एक फौजी परिवार से उनके लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है जिसके कारण आज हमने शुभम शर्मा साहब को अपने साथ बुलाया है, और इसलिए कि उनकी बातें, उनके तर्क, उनके तथ्य, वो एक ऐसे कॉम्प्लिकेट चैप्टर जिसको हिंदुस्तान के इतिहास में या तो गायब कर दिया गया या डिस्टॉर्ट कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन, क्या है उनका, मैं बार बार, आईएनए, सॉरी, उसके बारे में जितनी जानकारी अपने परिवार के माध्यम से और उनके जो 3 बड़े नाम हैं उसमें कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों साहब का नाम आता है, उस परिवार से उनके संबंध और उस वक्त की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है, युद्ध की जो नीतियां होती हैं, उस पे उनकी एक अच्छी और गहरी और बड़ी तथ्यात्मक पकड़ है। और हाल के दिनों में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं सेलिब्रेशंस के बारे में तैयारियां हो रही थी, तो आपको भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली निमंत्रण दिया, आप उसमें शामिल हुए, आप कलकत्ता भी गए। इस पृष्ठभूमि में मुझे लगता था कि एक 25 साल का युवा जो पढ़ रहा हो और आज के दौर का युवा जो एक अच्छे कैरियर, एक अच्छी नौकरी, ये सब उसके मन में होता है, वो भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ इस किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट के ऊपर जो उनकी महारत है, मैं उससे बड़ा इंप्रेस हूं। और कोई साल भर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो मैं बहुत देर तक, मेरा मन हुआ कि मैं उनको सुनता रहूं। अब क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला यह लिया है कि 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशन 24 जनवरी से शुरू होती थी, वो अब 23 जनवरी से होंगी। सक्सेसिव सरकारें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करने से, उनके उस पूरे इतिहास से अपने आप को बचाती रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि 23 जनवरी को कोई बहुत बड़ी घोषणा भी होने वाली है। लेकिन मैं शुभम शर्मा साहब से यह जानना चाहता हूं कि शुभम भाई, आपको इस सब्जेक्ट में इतनी दिलचस्पी और इतनी गहराई से इसकी जानकारी, और यह जानकारी इतनी जबरदस्त थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपको इनवाइट किया एक मीटिंग में और आप वहां गए। आखिर शुभम शर्मा आज के युवा को इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, और उस वक्त की बहुत सारी घटनाएं, उनके बारे में आप आखिर जानते क्या हैं? बहुत सारे युवा आपको सुनना चाहते हैं। शुभम भाई, आप अपनी बात रखिए। ठीक अंकल, सबसे पहले तो अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया बात रखने के लिए। तो मैं अंकल बताना चाहूंगा कि मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे परदादा जी जो थे, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, वो मेजर हुआ करते थे कोर ऑफ सिग्नल्स जबलपुर में, और उनके यंगर ब्रदर जो थे वो आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक था उनका, लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर बहादुर शर्मा। वो डेप्यूटी ब्रिगेड कमांडर थे बहादुर ग्रुप, जो कि स्पेशल फोर्सेस था आजाद हिंद फौज का, वो उसके सेकेंड इन कमांड थे। और वो उससे पहले वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जनरल भोंसले साहब के साथ ही गए हुए थे। तो अंकल क्या है, मैं शुरुआत करूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर से, और वहां से मैं लेते हुए आपको पूरा इम्फाल कोहिमा कैंपेन तक बताता हूँ कैसे क्या आजाद हिंद फौज ने स्ट्रगल किया देश की आजादी के लिए। तो ऐसा अंकल, पर्ल हार्बर का जो इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से वॉर एक बड़े स्केल पे बढ़ गया। तो बड़े स्केल पे वॉर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, किसी भी युद्ध को सपोर्ट करने के लिए हमें एक तो फंड्स चाहिए रहते हैं, पैसा जाहिर सी बात है लगता ही लगता है,
किसी भी युद्ध को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा बात है कि ऑयल्स का भी जरूरत, तेल सप्लाई वगैरह, क्योंकि कोई भी ऑपरेशंस हो टैंक्स के, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, तो ऑयल भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो ये अगर हम लोग बेल्ट देखें अपना, ये सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा वाला ये जो है पूरा बेल्ट, तो ये तो उस टाइम पे क्या था, जापानीज ने देखा कि यहाँ पे रबर प्लांटेशंस वगैरह भी हैं, टी का, और साथ में यहाँ पे ऑयल का भी रिजर्व्स वगैरह काफी थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेड करें, और क्योंकि ये यहाँ पे अंग्रेजों को ये लोग हरा देंगे, अपने दुश्मनों को, उसके बाद में उस विक्ट्री के ऊपर उसको कैपिटलाइज करने के लिए उनको आना पड़ा बर्मा में। और बर्मा की विक्ट्री को बर्मा को होल्ड करने के लिए और ब्रिटिश एम्पायर को फाइनल ब्लो देने के लिए उनको अंदर घुसना था इंडिया के अंदर। और क्योंकि इंडिया के अंदर अगर उनको फाइनल ब्लो मिल जाता तो उस टाइम पे अंग्रेज अपने घुटनों पे आ जाते। तो ये जापानियों का ओवरऑल माइंडसेट था। तो जाहिर सी बात है सर, उनको उसके लिए जो है जवानों की भी जरूरत थी। तो उन्होंने इसलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो वहां पे हराने के बाद में जो इंडियंस थे उनको अलग से लिया, और उनको एक नई फौज जो है रेस कराई उस टाइम पे, कैप्टन मोहन सिंह जो कि कैप्टन थे उस टाइम पे 1/14 पंजाब रेजिमेंट में। तो उनको स्पेशली जो है परस्यू करके कहा कि आप अपने जवानों को इंस्पायर कीजिए कि वो लोग आके आईएनए में भर्ती हों और देश की आजादी के लिए जो है लड़े, ना कि अंग्रेजों के लिए उन्होंने अभी तक लड़ते आए हैं। तो ये जो है बात क्या हुआ अंकल, कि जैसे ही इन्वेड हुआ जापानीज फोर्सेस का, 15 फरवरी 1942 को जापानियों का सिंगापुर पे कब्जा हो गया। 15 तारीख को जैसे ही जापानियों का कब्जा होता है तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल हंट थे, स्टाफ ऑफिसर ब्रिटिश इंडियन आर्मी मलाया कमांड के। तो उन्होंने जाके 17 फरवरी 1942 को एक फॉर्मल सरेंडर होता है फेरर पार्क में। तो वहां पे उन्होंने जो है जापानीज मेजर फूजीवारा के सामने जो है इनको आईएनए के जितने भी हमारे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो पीओडब्ल्यूज थे उनको हैंडओवर किया। तो उस टाइम पे कैप्टन मोहन सिंह को वो लोग कहते हैं, कैप्टन मोहन सिंह कहते हैं कि आप लोग जो है अभी तक देश के लिए नहीं लड़े, आप लोग अंग्रेजों के लिए लड़ते आए और आपको भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने जो है दे दिया है। तो आप लोग अब जो है अपने देश की आजादी के लिए लड़िए। और जापानी भी कहते हैं कि आप भी एशियाई हैं, हम भी एशियाई हैं, तो हम लोग इस तरीके से भाई भाई हैं, तो हम लोग आपको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह नहीं, हम लोग आपको अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करेंगे और आपको अपने देश की आजादी अपने हाथों से लड़के मिलनी चाहिए। तो इसको देखते हुए बहुत से लोग जो है आईएनए का उस टाइम पे भर्ती होने का मन बना लिए। तो अंकल शुरू में क्या हुआ कि क्योंकि उस टाइम पे जनरल मोहन सिंह साहब जो थे उनको भी थोड़े शक था कि कहीं इनका जो है जापानीज लोगों के पता नहीं क्या इंटेंशंस हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आजाद हिंद फौज का ये लोग जो हमने बनाई है तो इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसको ये लोग एज अ मतलब कैनन फॉडर यूज करें अपने पर्पस के लिए। हम लोग तोप गोला बन के इनकी लड़ाइयों के लिए नहीं, हम सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो उस वजह से कैप्टन मोहन सिंह की और इनकी जापानियों की कई बार लड़ाई होती थी। तो जनरल फूजीवारा साहब एक्चुअली शुरू में जब आईएनए रेज हुई थी तो वो फूजीवारा किकन जो कि लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन थी आईएनए और जापानीज आर्मी के बीच में, तो वो उसको हेड कर रहे थे। लेकिन क्योंकि फौज बनना शुरू हो गई, वो फौज एकदम एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, तो फूजीवारा किकन की जगह फिर इसको रिप्लेस किया था कर्नल हिदियो इवाकुरो ने। उनके नाम पे फिर इवाकुरो किकन इसको बनाया गया। तो इवाकुरो और जनरल मोहन सिंह की आपस में नहीं बनती थी, तो जनरल मोहन सिंह ने क्योंकि कहा था कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ जापानीज, तो उस वजह से जापानियों ने इनको अरेस्ट कर लिया और आईएनए लगभग डिसॉल्व होने की कगार पे आ चुकी थी। लेकिन अंकल क्या है कि इसको अपने रासबिहारी बोस साहब ने उस टाइम पे बांध के रखा, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वगैरह भी वहां पे चलाते थे, काफी उन्होंने फंड्स वगैरह फंडिंग भी रेज कराई और सारा कुछ, तो उन्होंने बांध के रखा हुआ था इसको, आईएनए को जिंदा उन्होंने रखा दरअसल रासबिहारी बोस ने। और फिर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे जर्मनी में जब थे तो उनके पास में वहां पे अपने वहां पे मिलिट्री अटैची थे जापानीज आर्मी के जर्मनी में, उनका नाम था कर्नल हयाशी यामामोटो बिन, तो वो थे। और आपके वहां पे जो इनके अपने इनके फॉरेन एम्बेसडर जो थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल हिरोशी ओशिमा, जापानीज। तो ये दोनों जापानी जो थे, इन दोनों को खबर थी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मलाया और ये सिंगापुर में इस तरीके से
आईएनए यहाँ पे मतलब मतलब हो चुकी है, लेकिन एक चेरिस्मेटिक लीडर जो है उसकी कमांड मिलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट कराया और तब जाके नेताजी वहां से जर्मनी से जो है यहाँ पे सिंगापुर आए 2 जुलाई 1943 को, और 4 जुलाई को फिर फाइनली कैथे हॉल में। अब मैं आपको एक मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के यंगर ब्रदर का एक किस्सा सुनाता हूँ। वो शुरू में मतलब जब ये आईएनए की बात आई ना, तो उनको थोड़ा सा मन में लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जापानी लोग अपने पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करें हमें और ये। तो उस टाइम पे, और वो लोग क्या है कि क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका था बात करते करते आजाद हिंद फौज के बारे में, तो उस समय मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के यंगर ब्रदर कहते हैं कि यार तुम लोग आज, बताया गया उनको कि आज एक नया लीडर आ रहा है हमें इंस्पायर करने, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता है था पहले इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि यार अभी पहले तो हमें जो इंस्पायर करने आए कैप्टन मोहन सिंह साहब, उनके कहने पे हमने ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला रासबिहारी बोस अभी तक बैठे हुए हैं, हालांकि उन्होंने बताया तो अभी सिर्फ बात ही बात चल रही है, इतना 1 साल से ऊपर होने जा रहा है मतलब। तो उन्होंने कहा कि अब कौन तीसरा बंदा आ रहा है, और अब तो मैं तो एक काम करूंगा कि कान में रुई डाल के बैठूंगा कैथे हॉल में। तो उस टाइम पे तो उनके और भी सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, जनरल भोसले साहब समझाते हैं कि लिसन तुम आ जाना, तुमने इतने लोगों के अटेंड किए तो एक इनका भी कर लेना लेक्चर अटेंड। तो वो गए नेताजी के पास में और कर्नल हबीबुर रहमान उनको ले गए उस टाइम पे। तो जैसे ही वो गए तो उन्होंने जब नेताजी को देखा और नेताजी ने तो जब कहा, सबको इंस्पायर किया और जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, तो उस समय उनको लगा कि नहीं, अब हमें आईएनए, हमारा देश पुकार रहा है, हमें देश की आजादी के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार वो आजाद हिंद फौज में जो है उन्होंने उस टाइम पे भर्ती होने का अपना मन बनाया। तो ये अंकल, ये तो मैंने आपको एक अपने उसकी फैमिली की स्टोरी बताई। उसके अलावा अंकल क्या है कि जब जापानियों ने बर्मा के इन्वेजन किया, तो उस टाइम पे बर्मा में जो इनकी एलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटिश, अमेरिकन और चाइनीज फोर्सेस, तो क्या हुआ अंकल, आधी फोर्सेस जो है कट के हमारी इंडिया साइड आ गई, ब्रिटिश फोर्सेस, और आधी मतलब एलाइड फोर्सेस जो थी आधी तो कट के इंडिया साइड आ गई। उस टाइम पे उसको जनरल विलियम स्लिम साहब वहां पे बर्मा कॉर्प्स के कमांडर थे, तो वो यहाँ पे इंडिया साइड आ गए, और आधी फौजें कट के जो है चाइना की साइड चली गई थी। अमेरिकन और चाइनीज फोर्सेस आधी कट के वहां पे चली गई थी। तो अंकल ऐसा था कि जो बाय सी बेसिकली इनकी सप्लाईज आती थी, वो आती थी हमारे समंदर से बाय सी, और वो अनलोड होती थी रंगून के पोर्ट पे, और रंगून से फिर वो बाय हमारा रेलवेज और रोड के थ्रू जाती थी आपके चाइना तक, है ना, तो यूनान प्रोविंस तक। तो ये बेसिकली ये पूरा जो आपका रंगून से जो शुरू होता था और ये यूनान को कनेक्ट करने वाला जो हमारा बर्मा रोड था, ये रोड लाइफलाइन थी, क्योंकि जब जापानीज का इन्वेजन हुआ तो ये रोड जो थी उस पर उनका कब्जा हो गया जापानियों का। तो पूरा ऑपरेशन अंग्रेज जो है इस रोड को आजाद कराने के लिए करा रहे थे, जिससे कि उनकी वापस से जो है चैनल खुल सके अपनी जो आधी फौजें कटी हुई हैं उनके साथ लिंकअप होने का। तो उस टाइम पे जब इनकी फौजें आपस में कट गईं, अंग्रेजों की आधी फौजें यहाँ आ गईं, आधी फौजें चाइना साइड चली गईं, तो उस टाइम पे लीडो, ये अपना आसाम में जो पड़ता है लीडो करके जगह, वहां से बेसिकली फ्लाई करता था इनके एयरफोर्स, और वो एयर ड्रॉपिंग करती थी, एयर सप्लाईज मेंटेन रखती थी उन फौजों को। तो वो रूट फौज की भाषा में हम्प रूट कहलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम हिस्ट्री बुक्स उठा के देखें तो उसमें हम्प रूट बेसिकली फील्ड मार्शल विलियम स्लिम साहब कहते थे। अब अंकल एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये हुई आजाद हिंद फौज की तरफ से कि मतलब जापानियों ने भी क्या है कि 1942 अप्रैल में स्लिम और अंग्रेज जितने भी थे ये छोड़ के भागे। 1942 में ये वहां से बर्मा छोड़ के भागे और यहाँ पे आ गए हमारे इंडिया साइड आ गए, आराकान से वहां से रिट्रीट करते हुए। तो उस टाइम पे 1942 से लेके हमारे ऑपरेशंस आजाद हिंद फौज के शुरू हुए हैं 1944 में, बेसिकली हमारे फरवरी मार्च में। तो लगभग 2 साल हम लोगों ने दुश्मन को तैयारी करने का टाइम दे दिया। और अगर आप अपने दुश्मन को 42 से 44 तक का जो 2 साल का गैप मिला उसमें आपने संभलने का टाइम दे दिया, उसको तैयारी करने का टाइम दे दिया, ब्रिजेस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, रोड वोड वो सब बनाने का, नई नई डिवीजन रेस करने का, तो दुश्मन जब रीऑर्गेनाइज हो गया तो वो फिर बाद में बहुत कर्रा आपको डसता है ना। तो
इसीलिए सांप को जिंदा छोड़ दोगे तो वो जाहिर सी बात है डसेगा। तो वही चीज जो है आईएनए के साथ घातक साबित हुई। अगर इन्होंने 44 की जगह थोड़ा एक साल पहले भी अगर ये आ जाते, तो क्योंकि उस टाइम पे इनकी अंग्रेजों की फौजें पूरी डिमोरलाइज थी, अंग्रेज तैयार भी नहीं थे, उसके अलावा एयरफोर्स भी थी जापानियों के पास उस टाइम पे फ्री, तो शायद जो है उस टाइम पे स्ट्रेट अवे बहुत सिंपल केक वॉक होता एंड वुड हैव बीन अ नाइफ थ्रू द बटर, जैसा कि जनरल बख्शी साहब कहते हैं कि अगर 44 की जगह 43 में आए होते तो शायद जो है हम लोग बहुत आसानी से हमें काफी फायदा मिल सकता था, हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता। अब अंकल बात आती है, मैं आपको आजाद हिंद फौज का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 60,000 की नफरी थी आजाद हिंद फौज में, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 डिवीजनों में बांटा था। पहली डिवीजन के कमांडर थे मेजर जनरल मोहम्मद जमन कियानी साहब। दूसरी डिवीजन के कमांडर जो थे वो शुरू में उसको रेस किया था मेजर जनरल एनएस भगत ने, जिनके यंगर ब्रदर लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस अवार्डी थे। और उसके अलावा जो तीसरी डिवीजन थी उसको कमांड करते थे मेजर जनरल जीआर नागर। तो नंबर 1 डिवीजन जो कि जनरल जमन कियानी साहब कमांड करते थे, उसमें 3 मूलतः ब्रिगेड थी। नंबर 1 गुरिल्ला रेजिमेंट, जिसको सुभाष ब्रिगेड भी बोलते हैं, उसको कमांड करते थे कर्नल शाहनवाज खान साहब। सेकेंड ब्रिगेड जो थी, सेकेंड गुरिल्ला रेजिमेंट, जिसका नाम था गांधी ब्रिगेड, उसको कमांड करते थे कर्नल इनायत कियानी साहब, ये जनरल जमन कियानी के ही कजिन थे। तीसरी ब्रिगेड जो थी नंबर 3 गुरिल्ला रेजिमेंट, उसके कमांडर थे कर्नल गुलजारा सिंह, जिसको आजाद ब्रिगेड कहते हैं। तो ये फर्स्ट डिवीजन की तीनों ब्रिगेडें थी। सेकेंड डिवीजन की बात करें तो उसके जीओसी शुरू में मेजर जनरल एनएस भगत थे, फिर बाद में इसका जीओसी बनाया गया मेजर जनरल अजीज अहमद खान को, जो कपूरथला स्टेट फोर्सेस के मूलतः ऑफिसर थे। और फिर उसके बाद में जब हमारा यहाँ पे रिट्रीट होना शुरू हुई थी इम्फाल कोहिमा कैंपेन के बाद इंडियन नेशनल आर्मी, तो उस टाइम पे सेकेंड डिवीजन का वॉर के एंड में कमांड आ गया था माउंट पोपा और इरावदी के बैटल्स के टाइम पे जनरल ये शाहनवाज खान साहब के पास, जो पहले कर्नल हुआ करते थे, वो बाद में ऑफिशिएटिंग जीओसी बनाए गए, तो इसलिए उनको मेजर जनरल का ऑफिशिएटिंग रैंक दिया गया, तो इसलिए वो मेजर जनरल शाहनवाज खान ऐसे इसके सेकेंड डिव के लास्ट में कमांडर रहे। तो सेकेंड डिवीजन जो थी इसमें अंकल थी नंबर 4 गुरिल्ला रेजिमेंट, जिसको पद्म भूषण कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, जिनको हम लोग सब लोग प्यार से तातू जी बोलते हैं फैमिली सर्कल में, क्योंकि और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे जीवन में मूलतः अगर संस्कारों का, देशभक्ति का और मूल्यों का अगर किसी ने जो है स्थापना की है, शिलालेख रखी है, तो वो संस्कार मुझे तातू जी द्वारा जो है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनसे जीवन में आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और फिर अंकल जो नंबर 4 गुरिल्ला रेजिमेंट जो मैंने आपको बताई कर्नल ढिल्लन साहब के कमांड में थी, इसको नेहरू ब्रिगेड बोलते थे। और नंबर 5 जो थी इसका कमांडर थे कर्नल जेडब्ल्यू रॉड्रिक्स, कर्नल जेडब्ल्यू रॉड्रिक्स थे। और फिर नंबर 6 ये तो हो गई आपकी 4th और 5th। उसके अलावा 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट और थी। नंबर 1 इन्फेंट्री रेजिमेंट, इसको कमांड करते थे कर्नल एसएम हुसैन, जो उससे पहले मोहन सिंह साहब के टाइम पे हिंदुस्तान फील्ड फोर्स के कमांडर थे फर्स्ट आईएनए में। और सेकंड इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसके कमांडर थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ये वॉर के एंड में बनाई गई थी नंबर 5 और नंबर 1 इन्फेंट्री रेजिमेंट को मर्ज करके। तो ये सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ये दोनों फाइटिंग डिवीजन्स थी। जो तीसरी डिवीजन थी हमारी आईएनए की, जिसको मेजर जनरल जीआर नागर कमांड करते थे, इसमें नंबर 6 गुरिल्ला रेजिमेंट थी, जिसको कर्नल गुरमीत सिंह कमांड करते थे। कर्नल गुरमीत सिंह हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर थे और वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी जो है उससे पहले पार्टिसिपेट किए थे। मेजर ध्यानचंद के भी बहुत अच्छे दोस्त थे वो। तो वो नंबर 7 गुरिल्ला रेजिमेंट के कमांडर थे कर्नल बिशन सिंह। नंबर 8 के कमांडर थे कर्नल अली इक्तिदार शाह दारा, जो बाद में पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन बने थे और वो भी ओलंपियन थे, वो भी आजाद हिंद फौज के थे। तो हमारे में 2 इंटरनेशनल ओलंपियंस भी थे आईएनए में, कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल अली इक्तिदार शाह दारा। कर्नल दारा और जनरल मेजर ध्यानचंद की मेरे पे एक फोटोग्राफ भी है घर पे, कभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये अंकल नंबर 8 तक हो गया। नंबर 9 के कमांडर थे कर्नल ठाकुर सिंह, और उनसे पहले कर्नल आईएस बावा करके एक ऑफिसर थे, वो कमांड कर रहे थे। और नंबर 10 गुरिल्ला रेजिमेंट के कमांडर थे कर्नल राजा मोहम्मद अरशद। तो ये तीनों डिवीजनों का स्ट्रक्चर था
और ये मैंने आपको ब्रिगेड वाइज सारे ब्रिगेड कमांडर्स के नाम बता दिए। 60,000 की नफरी को 3 डिवीजनों में कैसे बांटा था। उसके अलावा अंकल 3 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स और थी आजाद हिंद फौज में, जिसमें थी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि पॉपुलरली कैप्टन कहलाती थी, लक्ष्मी सहगल कमांड करती थी। और सेकंड इन कमांड कैप्टन जानकी तेवर। कैप्टन जानकी तेवर की मदर मेजर मनोरंजिता तेवर जो थी, वो कैंप कमांडेंट भी हुआ करती थी विमेन्स ट्रेनिंग स्कूल के सिंगापुर में। उसके अलावा जो हमारी बहादुर ग्रुप थी, जो कि स्पेशल फोर्सेस थी, वो कमांड करते थे कर्नल शौकत अली मलिक, जो बहावलपुर स्टेट फोर्सेस के बेसिकली ऑफिसर थे आईएनए में आने से पहले। कर्नल शौकत अली मलिक मुल्तान के रहने वाले थे, मुल्तान पाकिस्तान वहां के। और इसके सेकंड इन कमांड मेरे परदादा जी के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर बहादुर शर्मा थे। और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस एक और हुआ करता था, तो उसको कमांड करते थे कर्नल सत्यदेव सहाय, जिनके ब्रदर आनंद मोहन सहाय नेताजी के वॉर काउंसिल के मेंबर थे और कैबिनेट के भी इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो ये अंकल पूरा ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया आजाद हिंद फौज का। उसके अलावा इनका माइंडसेट क्या था, मतलब जापानियों का कैसा, क्या उनको मतलब क्यों चाहिए थे फौजी। उसके अलावा हमारी गलती क्या हुई कि हमने ऑपरेशन लेट शुरू किए, 42 से 44 तक पूरा अंग्रेजों को पूरा टाइम दे के रखा तैयारी करने के लिए, है ना। तो वो मेन हम लोगों की, ये इनकी आईएनए की वो रही। उसके अलावा जो इम्फाल कोहिमा कैंपेन जो शुरू हुआ, इम्फाल कोहिमा कैंपेन में 3 जापानीज डिवीजन ली गई और एक आजाद हिंद फौज की डिवीजन ली गई, जिसको कमांड करते थे मेजर जनरल मोहम्मद जमन कियानी साहब, नेताजी के पीछे खड़े हैं। तो वो बेसिकली आईएनए का ये काम होता था कि वो इनके फ्लैंक्स को कवर करती हुई चलती थी जब जापानीज फौजें एडवांस करती थी। दरअसल वहां पे 3 जापानीज डिवीजन जो थी, जिसमें 31st डिवीजन वो थी जनरल सैटो करके एक ऑफिसर थे जापानीज आर्मी के। उनको कोहिमा के ऊपर जो है अटैक करने का और कैप्चरिंग का टास्क दिया गया था। 15th और 33 डिवीजन जो थी जापानीज की, उनको इम्फाल के ऊपर जो है कैप्चरिंग करने के लिए टास्क दिया गया था। और साथ में जो हमारी जो आजाद हिंद फौज की नंबर 1 डिवीजन थी, इसमें 3 ब्रिगेड्स थी। नंबर 1 गुरिल्ला रेजिमेंट, उसको कोहिमा और आगे दीमापुर की तरफ तक का टास्क दिया गया था, लेकिन उनकी प्रायोरिटी पहले कोहिमा वगैरह बताई थी। और जो सेकंड और थर्ड जो थी गांधी और आजाद ब्रिगेड बेसिकली इम्फाल सिलचर वाला जो आज की डेट में नेशनल हाईवे 37 है, उस तरफ उस एरिया में डिप्लॉय हुआ करती थी। और जो हमारी नंबर 2 गुरिल्ला रेजिमेंट जो कि आपकी कर्नल इनायत कियानी के कमांड में थी, वो भी इम्फाल के बैटल में लगाई गई थी। तो इम्फाल कोहिमा का टोटल ओवरऑल ऐसा था। लेकिन अंकल एक और इन लोगों ने ऑपरेशनल लेवल पे एक जो स्ट्रेटेजिक गलती की, दूसरी गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ आजाद हिंद फौज की, जो जापानियों की मतलब बेसिकली है इम्फाल के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उस टाइम पे 33 कोर का हेडक्वार्टर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का था वो हुआ करता था दीमापुर में, 4 कोर का हेडक्वार्टर हुआ करता था इम्फाल में, और 15 कोर का जो है हेडक्वार्टर हुआ करता था चिटागोंग में, जो उससे पहले आराकान में हुआ करता था 42 में जापानीज के आने से पहले। तो उस टाइम पे लीडो करके एक जगह है आसाम से, तो वहां से रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू होना हुआ था, क्योंकि हमारी लिंक करनी थी पुरानी बर्मा रोड को। तो उस टाइम पे लीडो रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस सड़क का, उसको इनके एलाइड फोर्सेस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और उसको जनरल स्टिलवेल्स के नाम पे रोड रखी गई है। उसको स्टिलवेल्स रोड भी बोलते हैं लीडो रोड को। लीडो एक आसाम में जगह है हमारे यहाँ। तो बेसिकली उस रोड के लिए जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो सारा दीमापुर, क्योंकि आखिरी रेलवे स्टेशन उस टाइम पे दीमापुर का हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट में, तो सारा सामान उस सड़क के कंस्ट्रक्शन के लिए मालगाड़ियों के थ्रू आ रहा था और वो सारा अनलोड होता था दीमापुर पे। तो उस टाइम पे दीमापुर पे अनलोड होता था वो सारा सामान। तो दीमापुर इसलिए एक स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिकल बेस था। अगर आईएनए ने बेसिकली आपका कोहिमा दीमापुर पे ज्यादा फोकस किया होता इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इम्फाल, तो शायद आज हिस्ट्री अलग होती। क्योंकि अगर दीमापुर रेल हेड हाथ में आ जाता तो सीधी बात है कि कभी भी उस रोड का लिंकअप शुरू नहीं हो पाता, रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। रोड अगर बन के तैयार नहीं हो पाती तो कभी भी जो है हमारे ये मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जो बाकी के एलाइड फोर्सेस जो थे वो आपस में लिंकअप नहीं कर पाते। वो आपस में लिंकअप नहीं कर पाते तो बर्मा कभी चारों तरफ से घिर नहीं सकता था।
बर्मा कभी चारों तरफ से घिर नहीं सकता था, तो अंग्रेज कभी रीऑक्यूपाई करने का सोच भी नहीं सकते थे। तो दीमापुर पे अटैक नहीं करने की जगह ज्यादा फोकस किया गया इम्फाल के ऊपर, जिसकी वजह से आजाद हिंद फौज को काफी जो है एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की वजह से भी काफी खामियाजा उठाना पड़ा। तो ये एक अंकल बेसिकली इसमें थी। लेकिन इम्फाल कोहिमा में जैसे ही हमारा मतलब हमें इतना डिबैकल फेस करना पड़ा, उसके बाद में जब सेकंड डिवीजन आजाद हिंद फौज की लड़ाई के लिए उतरी मैदान में, उस टाइम पे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन साहब इरावदी का युद्ध कमांड करने उतरे। उस समय जब क्योंकि आईएनए रिट्रीट कर रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऑर्डर्स थे कि रंगून हेडक्वार्टर में हमारी जब तक रानियां जो है यहाँ से सेफली अपने घर नहीं पहुंच जाती, रानी झांसी रेजिमेंट में, तो तब तक आप लोग अंग्रेजों को रोक के रखेंगे। तो उसके लिए इरावदी करके एक मुख्य रिवर पड़ता है, तो वहां पे उस टाइम पे कर्नल ढिल्लन साहब जो है 7 फरवरी 1945 से लेके 20 फरवरी 1945 तक युद्ध लड़े हैं। लगभग 14 दिनों तक, 2 हफ्तों तक युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेहरू ब्रिगेड पे उस टाइम पे 1200 सिपाही थे, 8 मीडियम मशीन गने थी और 3 मोर्टार थे। तो उनके विरुद्ध उस टाइम पे फील्ड मार्शल विलियम स्लिम की जो 14th आर्मी थी, उसकी 2 डिवीजनें थी। एक डिवीजन में लगभग 15,000 ट्रूप्स होते हैं, तो 2 डिवीजन यानी कि 30,000 सिपाही, जिनके पास टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज सब कुछ थे। और आजाद हिंद फौज के पास 1200 सिपाही थे, 8 मीडियम मशीन गन और 3 मोर्टार। तो उस समय उनके सिपाही कर्नल ढिल्लन साहब के कहते हैं कि उस टाइम पे कर्नल ढिल्लन साहब मेजर हुआ करते थे, तो कहते हैं मेजर ढिल्लन साहब, आप हमें इतनी बड़ी फौज से क्यों मरवाने जा रहे हैं? इतनी बड़ी फौज से हम जीत तो पाएंगे नहीं, हमने काफी दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है, उनके पास टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज सब कुछ है, तो क्यों ना हम लोग सफेद झंडे दिखाकर हथियार डाल दें। तो उस समय ढिल्लन साहब कहते हैं कि जरा ठहरो और मुझे सोच लेने दो। और वो झाड़ियों के पीछे जाकर खूब जोर से रोए, और उन्होंने बड़े भारी मन से श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया, तातू जी ने, और कहा कि आज आपके इतिहास को दाग लगने जा रहा है, जिसमें लिखा जाएगा कि आपके एक सिंह सिपाही ने अपनी फौजों के साथ दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए। तो जब उनके सिपाहियों ने देखा कि हमारा ब्रिगेड कमांडर इतनी टेरेबल सर्कमस्टेंस में भी जो है वो अभी तैयार नहीं है हथियार डालने के लिए, तो उनके सिपाहियों ने कहा कि कर्नल साहब, अभी हमने आपको बहुत रोते हुए देखा, जब तक हमारे शरीर में आखिरी कतरा भी खून की बूंद का बचेगा, हम लोग देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। आप हमें युद्ध में जहां झोंकेंगे, जहां कहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कर्नल ढिल्लन साहब कहते हैं, फाड़ दो ये सफेद झंडे, अब हमें अपने देश की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। तो न्यांगू से लेके बगान तक जो इरावदी का स्ट्रेच पड़ता था, रिवर क्रॉसिंग यहीं से संभव थी, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो थी इरावदी नदी की वो बहुत कम थी। क्योंकि चौड़ाई कम थी, गहराई कम थी, तो इनके ब्रिटिश फोर्सेस के इंजीनियर्स जो थे वहां पे बैली ब्रिजेस ले करके, वहां से ब्रिज हेड एस्टेब्लिश करके अंदर अपनी टैंक्स और सारी जो है पूरी जमात लेके अंदर आ सकते थे बर्मा के अंदर। तो न्यांगू से लेके बगान तक का ये पूरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच था। और इस सेक्टर को जानबूझ के अंग्रेजों ने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहाँ पे आजाद हिंद फौज डिप्लॉयड है, ना कि जापानीज आर्मी, तो ये लोग ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे और हम लोग आराम से फटाफट अंदर जो है घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों का जो है थोड़ा उनका जो कि उन्होंने सोच के रखा था कि हमारा ये एक जल्दी से जल्दी क्रॉसिंग हो जाएगी, तो ये उनका अनुमान बड़ा गलत साबित हुआ और उनको क्रॉस करने में लगभग 14 दिन लग गए। और ये बैटल जब शुरू होने जा रहा था तो कर्नल ढिल्लन साहब ने, जैसा कि मैंने बताया, अपने सिपाहियों को कहा कि फाड़ दो ये सफेद झंडे, अब हम अपने देश की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो उस टाइम पे उनके सिपाहियों को उन्होंने इंस्पायर करने के लिए युद्ध क्षेत्र में कविता लिखी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो ये है, उठो उठो मेरे खोए हुए भारत के नसीबों को जगा दो, आजादी यूं लेते हैं जवान लेकर दिखा दो, खूंखार बनो मेरे शेरे हिंद सिपाही, दुश्मन की सफेद तोड़ दो, एक तहलका मचा दो, आहिंद के बदले में अदू चीज ही क्या है, हो भूख हो तकलीफ रुकावट हो थकावट, ख्वा जख्मी गिरा मौत को भी हंस के दिखा दो, क्यों लाल किला अब यूं रहे दुश्मन के हवाले, चल वहां लश्करे हिंदी की धूम मचा दो, मीनार कुतुब देखता है राह तुम्हारी में, चल उसकी बुलंदी को तिरंगे से सजा दो,
कुछ और तमन्ना है और ख्वाहिश ना मेरे दिल में, आजाद वतन हिंद में जय हिंद बुला दो। उठो मेरे सोए हुए भारत के नसीबों को जगा दो, कर याद शहीदों का लहू, देश के खातिर एक टोली भी दुश्मनों के हजारों से लड़ा दो, और सामने अगर भाई आए तो उसे भी मार गिरा दो। तो इस तरीके से इन्होंने न्यांगू से लेके बगान तक इनकी 3 बटालियंस थी, जिसमें नंबर 7th बटालियन को लेफ्टिनेंट हरिराम जाट हरियाणा के थे, वो कमांड कर रहे थे। उनके पास लगभग 400 सिपाही थे। नंबर 8th बटालियन बगान पे थी, उसको कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चंद्रभान यादव, वो भी हरियाणा के थे। तो वो यहाँ पे बगान पे कमांड कर रहे थे 500 आदमियों के साथ। और नंबर 9th बटालियन जो थी ये रिजर्व में थी, ये आपके टेथे करके जगह पड़ती है दोनों के बीच में। तो इन इलाकों में ही कर्नल साहब ने अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर रखा था पूरे ऑपरेशंस के दौरान। तो जैसे ही उनको कर्नल साहब को सूचना मिलती थी कि यहाँ पे न्यांगू पे अटैक आया, उस टाइम पे 300 बंदे 9th बटालियन के रूप में रिजर्व में रखे थे तेथे में। तो जैसे ही कर्नल साहब को सूचना मिलती थी कि यहाँ पे अटैक आ गया न्यांगू पे, तो वो वहां से तेथे से सीधे न्यांगू की तरफ से आते थे। कर्नल साहब वहां मोर्चा संभालते थे। फिर जैसे ही उनको सूचना मिलती थी बगान पे हमला हो चुका है, तो वो न्यांगू से वहां से छोड़ते हुए फिर तातू जी यहाँ पे बगान पे आके वहां मोर्चा संभालते थे। तो इस तरीके से अंकल इन लोगों ने जो है 14 दिनों तक युद्ध लड़ा। और इनके लिए दुश्मन जो फील्ड मार्शल विलियम स्लिम थे, उन्होंने एक बात अपनी ऑटोबायोग्राफी डिफीट इनटू विक्ट्री में भी लिखी है कि आई हैव ऑल रैंसम्स ऑफ द एंटायर मिलिट्री सर्विस बट आई कैन नॉट अंडरवाइन इवन अ सिंगल इंस्टेंस व्हेन a river has been defended so successfully against a determinant assault. It was the longest river crossing opposed in any theater of World War II. ये बात फील्ड मार्शल विलियम स्लिम कहते हैं, जिनको मास्टर ऑफ वॉर कहा जाता है, और जिनके अंडर में हमारे फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ साहब भी 1942 में कभी जो है लड़ाई लड़े थे। तो फील्ड मार्शल विलियम स्लिम ने ये शब्द लिखे हैं। और वो सबसे बड़ा रिवर क्रॉसिंग जो अपोज करके दिखाया था, वो आजाद हिंद फौज की नेहरू ब्रिगेड ने अपोज करके दिखाया था कर्नल ढिल्लन साहब की कमांड में। हालांकि उनको 14 दिनों बाद रिट्रीट करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास सप्लाईज खत्म हो रही थी, वो उनके पास से एम्यूनिशन भी जाना शुरू हो गया था। तो एक समय बाद उनको अपना 14 दिनों बाद छोड़ना पड़ा। तो वो फिर यहाँ से रिट्रीट करके आ गए माउंट पोपा की तरफ, पोपा पर्वत की तरफ। और पोपा पर्वत की तरफ जैसे ये लोग आए तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ये तीनों जॉइंट कमांड में आ गए। और इन तीनों ने पोपा पर्वत को इतना जबरदस्त डिफेंड किया कि ब्रिटिश फोर्सेस की एक पूरी डिवीजन और एक पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड को उसके ऊपर हमला करना पड़ा। और तब भी वो लोग माउंट पोपा को मिलिटरीली गेन नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको बाईपास करना पड़ा था पोपा पर्वत को। और इसी वजह से इन तीनों को एक साथ लाल किले में फांसी के मुकदमे के ऊपर ट्रायल पे चढ़ाया गया। और फिर वही चीज जो है अंग्रेजों के लिए बाद में घातक साबित हो गई। पूरे देश में जो है उस टाइम पे नारे लगते थे, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन सहगल शाहनवाज, इन तीनों की हो उम्र दराज, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज छोड़ दो। तो इसके फलस्वरूप जो है अंग्रेजों को घबराकर इन तीनों वीर योद्धाओं को 3 जनवरी 1946 को रिहा करना पड़ा। इनका ट्रायल शुरू हुआ था 5 नवंबर 1945 से। तो सर ओवरऑल ये उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट के भी क्योंकि इलेक्शंस थे, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि आजाद हिंद फौज का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, नेताजी का उस टाइम पे नाम काफी था। और 42 में ये लोग लगभग इनका क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे तरीके से विफल हो चुका था, कोई अंग्रेजों को बड़ा भारी फर्क नहीं था। तो उस टाइम पे क्योंकि आईएनए का मुद्दा था और इनको उस टाइम पे इलेक्शन का भी टाइम था, तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये लोगों ने आईएनए ट्रायल का मुकदमा लड़ने की पेशकश की। और दरअसल उस टाइम पे शुरू में जिन्ना साहब पहुंचे थे शाहनवाज खान के पास मुसलमान होने की हैसियत से कि वो इसके लिए लड़ेंगे, मतलब आईएनए के ट्रायल के लिए। और पेशकश साथ में कर्नल ढिल्लन साहब को अकाली दल ने भी की थी। लेकिन इन लोगों ने फिर उस टाइम पे सोचा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उस टाइम पे, और ये लोग क्या है कि बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि नेताजी ने गांधी, नेहरू और इनके नाम पे ब्रिगेड्स भी रखे थे अपने, तो उस वजह से इन लोगों ने जो है ट्रस्ट किया और इन तीनों ने इसलिए कहा कि हम लोग कांग्रेस की ही डिफेंडिंग टीम को देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही देश आजाद होता है, जिनके लिए ये लोग लड़े केस, बाद में उन्होंने, आप ये देखिए हैदराबाद की स्टेट फोर्सेस जो भारत में विलय करने के खिलाफ थी, जो लड़ी भारत के खिलाफ कि हम भारत में जो है एक्सेशन चाहते,
उन फौजों को बाद में मर्ज कर लिया गया, लेकिन आजाद हिंद फौज जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ी, उस सेना को आजाद हिंदुस्तान की जब जो है सेना का गठन किया गया उसमें नहीं लिया गया। तो ये चीज जो है बहुत ही सर दिल को मतलब बड़ी दुख पहुंचाती है कि हैदराबाद की सेनाएं जो देश के खिलाफ लड़ी, जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, उनको आपने ले लिया, लेकिन आजाद हिंद फौज को नहीं लिया गया आजाद भारत में। तो ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और दूसरी बात अंकल ये है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान में जितने भी इनके आईएनए के लोग थे, जनरल जमन कियानी, कर्नल हबीबुर रहमान और कर्नल मताउल मुल्क, कर्नल राजा मोहम्मद अरशद, आपके कर्नल बुरहानुद्दीन चित्राल, इन लोगों को सब चित्राल के रूलर थे, तो उनको जो है सब ये सब आईएनए के जितने भी लोग थे, इन लोगों को वहां पे ले लिया। और कश्मीर के ऊपर जो पहला हमला जो कराया था जिन्ना साहब ने, उसमें आजाद हिंद फौज के लगभग 2 डिवीजन तो आईएनए के ही यूज, मतलब आईएनए को ही रेस करा के 2 डिवीजन है उनकी कमांड कर रहे थे। एक 3 इनके बेसिकली रूट्स थे जेएंडके में इन्वेड करने के, गिलगिट, स्कर्दू, द्रास, कारगिल और ले। तो उसको कर्नल बुरहानुद्दीन और कर्नल मताउल मुल्क, जो दोनों चित्राल के जो है शाही घराने के थे और आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे, तो इन लोगों ने गिलगिट, स्कर्दू, द्रास, कारगिल, ले, ये वाले एक्सेस के ऊपर इनको जो है जाना था। जो हमारा साउथ का जो एक्सेस आता है अपने जम्मू कश्मीर में, आपका मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला वाला हाईवे जो है, जो आपका आपका उरी बारामूला श्रीनगर वाला, तो वो वाला जो सेंट्रल एक्सेस है उस पे मेजर जनरल अकबर खान कमांड कर रहा था। हालांकि वो आजाद हिंद फौज का नहीं था, लेकिन जो साउथ का मेन एक्सेस था हमारा मीरपुर, आपका मीरपुर के अलावा आपका कोटली, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, जम्मू, जो साउथ का एक्सेस था, इसको कमांड कर रहे थे जनरल जमन कियानी साहब, जो आजाद हिंद फौज में नंबर 1 डिवीजन के कमांडर थे और नेताजी के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स थे। तो ये जो आईएनए के अधिकारी थे, उन लोगों ने बाद में जो ज्वाइन किए, तो उन लोगों ने जिन्ना साहब के उसमें जो है ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमें अगर नेहरू जी उस टाइम पे कह देते कि आप जो है हम लोग आपको मतलब ले सकते थे सर, ऐसा नहीं है। 60,000 में से 26,000 तो लगभग शहीद ही हो गए, 24,000 बचे थे, जिसमें से आधे तो पाकिस्तान ही जा चुके थे, तो बचे 12,000 थे। यानी कि आप समझ लो एक ब्रिगेड में 5,000 बंदे होते हैं, तो लगभग 2 से 3 ब्रिगेड के बराबर के ही तो लोग आपको लेने थे। तो वो भी इन्होंने, और वो बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े हुए, उनको बकायदा पूरी, वो वेल ट्रेन्ड थे, उनको इतना एक्सपीरियंस था लड़ाई का, है ना। और उस टाइम पे हमें ट्रूप्स की इतनी कमी आई, हमें हैदराबाद का भी एक्शन चल रहा है, वो भी चल रहा है, अंदर जो है विस्थापित होके लोग आए हैं, उनको भी संभालना है, पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रही, हम पे ट्रूप्स की उस टाइम पे इतनी शॉर्टेज थी। लेकिन हमारी जो है उस टाइम पे 2.5 हाथ की जो नाक लगाई गई, उसकी वजह से जो है हम लोगों को कितना जो है खामियाजा उठाना पड़ा। और पाकिस्तान ने उन्हीं फौजों का इस्तेमाल करके कश्मीर, देखिए आधा आज की डेट में कुछ भी कोई कहे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज की डेट में हकीकत तो ये कि आधा कश्मीर उनके पास है, तो आधा कश्मीर पाकिस्तान को जीत के भी आईएनए वालों ने ही दिया है। तो ये मैं एक आपको बात मैंने सोचा बताता हूँ। तो ये अंकल कुछ इतिहास की घटनाएं हैं जो मेरा जहन में शुभम, आया। आप जब नरेट कर रहे थे, तो हाँ मैं आपके एक्सप्रेशन, आपके डिलीवरी, आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड कंटिन्यूटी जो होती है, वो हाँ इतनी गजब की थी कि मैं ये सोच ही नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता था आंख बंद कर लूं तो मुझे लगता था कि कोई लाइव जैसे कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को सुना रहा हो। और इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन आपका डिस्क्रिप्शन, इतना बेहतरीन रिसर्च आपकी। और अब मुझे समझ में आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपको क्यों बुलाया होगा। और आपने जाहिर सी बहुत बात ही है। बहुत जी 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 जी, कहिए। जाहिर सी बात है अंकल, ये मेरे अंदर जो डीएनए है वो तो खैर अपना असर दिखाएगा ही, है ना। और मुझे आखिरकार कर्नल ढिल्लन साहब ने जब मेरे जीवन में मेरा शिलालेख रखा है मूल्यों का, है ना। और उसके अलावा आज भी आजाद हिंद फौज के सेनानियों से मैं बातचीत करता रहता हूँ। मेरे एक हैं जान पहचान में, मेजर ईश्वर लाल दादाजी हैं आजाद हिंद फौज में, वो सिंगापुर में थे पहले, मतलब सिंगापुर में रहते हैं, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो वो भी मुझे अभी भी कहानियां सुनाते हैं आईएनए की। और इतनी उम्र में भी, लगभग आप समझ लीजिए 95 वर्ष की उम्र है, लेकिन उनको आईएनए का बहुत कुछ आज भी उनको याद है। वो नेताजी के पर्सनल फेवरेट हुआ करते थे।
तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको उनसे भी कनेक्ट कराऊंगा और उनको भी लाइव लेके आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। ये तो मतलब ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी सबसे अपील है कि देखिए, इतिहास में गलतियां भी हुई हैं और कुछ ठीक भी हुआ है, लेकिन जो गलतियां हैं उन गलतियों को सही पर्सपेक्टिव में रखना, ये बड़ी बात होती है। और खासतौर से आज की जनरेशन में इतना युवा एक पूरे तरीके से जो आपने बात कही कि कोई डीएनए है का मामला है, और मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे कामों के लिए प्रकृति भी कुछ लोगों को चुनती है। और आज आपसे बात करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और सुनूं आपको, हम्म। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा, जी। क्योंकि मुझे तो आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप उस पूरे आईएनए के हिस्से हो गए हैं। जिस तरीके से आपने बारीकियाँ बताई, एक्शंस बताए, आपने पोर्ट्स के नाम लिए, नदियों के नाम लिए, उससे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपने कोई पढ़ी नहीं है बल्कि उसको जिया है, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि एक मैं समझता हूँ कि इस पूरे इश्यू और मौज़ू के ऊपर हिंदुस्तान में शुभम शर्मा से बेहतर कोई आज का कम से कम युवा मुझे नहीं मिला। और मैं ये चाहता हूँ कि आज 23 जनवरी आने वाली है, सुना जा रहा हम्म। है कि देश में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जी। अगर मैं आपसे कहूँ और ये मानूँ कि आप उस पूरी आईएनए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस दौर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस पूरी भावनाओं को जानते हैं, और उसमें से ढिल्लन साहब के परिवार से और उन्होंने आपको जो आशीर्वाद दिया, आज आप भारत सरकार से या आपके मन में क्या लगता है कि जो भी कुछ परिस्थितियां हैं, ऐसे हम्म। में भारत सरकार को क्या और ऐसा करना चाहिए जो उस दौर के आईएनए, सुनेता जी सुभाष चंद्र बोस, उनकी पूरी रणनीति, बाहर जाना, फिर वहां से यहाँ आना, फिर वो युद्ध करना और ब्रिटिशर्स की मतलब जिसे कह सकते हैं नींव को हिला देना, और 26,000 लोगों की शहादत, और उसके बाद भी मतलब आज ये झूठ हमारे देश में बोला जाता है कि बिना खड़क बिना ताल ये आजादी हमें चरखा चलाने से मिल गई, शांति से मिल गई, हमें धरने प्रदर्शन से मिल गई। और उसमें जो 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 आपके आने वाली नस्लों में जोश भरे, जो आपकी आने वाली नस्लों के अंदर एक एक जिसे कह सकते हैं कि पुरुषार्थ की भावना भरे, एक गर्व की फीलिंग दो, वो चैप्टर सब निकाल दिए गए हमारे यहाँ से। और अब ये सरकार जो है धीरे 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 शायद कोई इंटरनल बहुत सारी चीजें होंगी, मैं नहीं उसको जानता, लेकिन आप ने जब प्रधानमंत्री साहब मिले तो आपने कुछ उनसे ऐसा कहा कि इस देश में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाली नस्लें जो हैं, सुभाष बाबू, आईएनए और उनके तमाम साथियों के बारे में जब पढ़ें तो उनको लगे कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जी। सुभाष जी या उनकी आईएनए के साथ अन्याय कम समझता हूं, इस देश के साथ बड़ा अन्याय हो गया है। इसलिए जी। आज जिस रास्ते पे हमें पहुंचना चाहिए था, जहां जाना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचे। तो आपने प्रधानमंत्री से क्या बात रखी, और आज आपके मन में क्या है कि अगर देश का प्रधानमंत्री या देश की सत्ता आपसे पूछे कि क्या और किया जा सकता है, तो आपकी सरकार से क्या सलाह होगी सरकार को, या क्या मांग होगी, ताकि हम उस दौर को आने वाली नस्लों के सामने रखें कि हमारे लोग बहादुर थे और हमने बड़ी बहादुरी से लड़ा, और ये आजादी जो है सिर्फ हमें यहाँ बैठ करके अनशन और धरना और प्रदर्शन करने और चरखा चलाने से और बिना खड़ा बिना ताल जो झूठ बोला गया है। तो आप क्या कहेंगे देश की सत्ता से या प्रधानमंत्री से? अंकल, मैं जब मुझे भारत सरकार द्वारा बुलाया गया था 15 दिसंबर 2020 को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उस टाइम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उसको श्री प्रहलाद सिंह पटेल उस टाइम पे हमारे कल्चरल मिनिस्टर थे। तो वो उस टाइम पे उन्होंने पूरा जब चेयर किया था मीटिंग को, तब मैंने कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किए थे। मैंने कहा था कि सर, बेसिकली जो ऑलरेडी हमारे जैसे आईएनए के ऑफिसर्स की बायोग्राफीज जो हैं वो रीप्रिंट होनी चाहिए दोबारा। तो वो एक हम लोगों ने किया था। दूसरा अंकल, मैं ये चाहता हूं कि मेन जो है हमारे यहाँ पे वॉर मेमोरियल नहीं है आजाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए। आप देखिए, सिंगापुर एक लौता जो है मतलब स्थान है पूरे दुनिया में जहां पर आजाद हिंद फौज का स्मारक माउंटबैटन ने जो है सैपर्स के थ्रू उड़वा दिया था। लेकिन उसको बाद में जो है दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके आज सिंगापुर एक लौती जगह जहां पर आजाद हिंद फौज का मेमोरियल है। और भारत जिसकी आजादी के लिए वो फौज बनी, आज इस देश में उसी फौज के शहीदों के लिए स्मारक इतने सालों से नहीं है। तो मेरा बस सरकार से एक आग्रह है कि 125वें जन्म वर्ष और आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में
जो है इस वर्ष अगर हो सके जल्द से जल्द 15 अगस्त तक, मेरी ये उम्मीद है सरकार से कि वो देश को जो है वॉर मेमोरियल आजाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए देंगे, समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री जी उसका जल्द से जल्द उद्घाटन करें। और क्योंकि अंकल मैं इतना जानता हूं कि आईएनए का कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो सत्य है तो है कि अभी इस समय जो आजाद हिंद फौज के सेनानी हैं वो लगभग अपने उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं कि वो कभी भी जो है अब उनका मतलब जा सकते हैं, उनके जीवन की लगभग आप समझ लो शाम चल रही है, तो वो कभी भी ढल सकती है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो स्मारक इन सेनानियों के सामने खड़ा करने का जो है सिर्फ इससे अच्छा मौका और 2022 से अच्छा वर्ष है नहीं, और भविष्य में भारत को कभी नहीं मिलेगा। तो मेरी दिल से इच्छा है कि ये स्मारक जल्द से जल्द तैयार हो, जिसको इनके सेनानी जो है अपने साथ लड़े हुए सेनानियों को याद करके एक बार सलामी दें, तो वो एक अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा ऐतिहासिक पल होगा। दूसरी मेरी एक इच्छा है अंकल कि आजाद हिंद फौज में आज तक मात्र 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल को जो है वर्ष 1998 में आपका मिला था पद्म विभूषण, और कर्नल ढिल्लन साहब को मिला था पद्म भूषण। और पद्मश्री जो है जानकी तेवर को बाद में मिला था, जो कि मलेशिया की मूलतः नागरिक थी, लेकिन आजाद हिंद फौज की सेकंड इन कमांड थी, रानी झांसी ब्रिगेड की। तो सिर्फ आज तक 3 ही सेनानियों को जो है दिया गया है पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो मैं चाहता हूं कि जो गिनी चुनी हस्तियां रह गई हैं उनको कम से कम भारत सरकार अगर पद्मश्री से सम्मानित जीते जी कर सके, तो ये वाकई में मैं समझता हूं कि ये पद्म पुरस्कार के लिए सम्मान होगा कम से कम, क्योंकि मैं समझता हूं कि पद्मश्री तो इतने बांटे जाते हैं, तो जीवित होते रहते हुए कम से कम भारत सरकार आईएनए के जो अभी इस समय हमारे बीच में रह गए हैं लोग, उनको पद्मश्री कम से कम दे सकें। और पद्म विभूषण कम से कम इनको कैप्टन राम सिंह ठकुरी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का जो है पासिंग आउट ट्यून जो है लिखा था, पासिंग आउट परेड का ट्यून, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, इसको वर्ष 1994-95 में जनरल शंकर रॉय चौधरी, जो कि उस समय तत्कालीन सेना प्रमुख थे, उन्होंने काफी एफर्ट लगाए, और पीवी नरसिम्हा राव साहब उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय इसको जो है इंडक्ट किया गया एज अ पासिंग आउट परेड ट्यून हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए। और जितने भी रेजिमेंटल सेंटर्स हैं हमारे देश के उधर इंडियन आर्मी के, तो उधर आज भी जो है कदम कदम बढ़ाए जा से ही पासिंग आउट परेड होती है। तो ये देखिए, जो नेताजी ने सपना देखा था कि मेरे भी जो है सेना, हमारे भारत की पीढ़ियां, भारत के सेना के जो अधिकारी अफसर जवान, ये सारे लोग कभी जो है पासिंग आउट परेड कदम कदम बढ़ाए जा पे करेंगे भविष्य में, वो 1994 में जनरल शंकर रॉय चौधरी के सबसे ज्यादा एफर्ट लगे, तो उनका मेन इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा, तो उन्होंने ये कराने में काफी अपना योगदान निभाया। और उसके अलावा वर्ष 1996-97 में एक आईएनए का 95-96 में आईएनए का एक एक्सपीडिशन कराया गया भारत सरकार द्वारा, जिसको उस टाइम पे बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त साहब जो थे लीड करते हुए मतलब ले गए थे, और उसमें कर्नल ढिल्लन साहब थे, लक्ष्मी सहगल मैम थी, कैप्टन एसएस यादव थे आजाद हिंद फौज के। तो उन लोगों ने सारी प्लेसेस रिट्रेस की थी, सिंगापुर और आपकी बर्मा में, तो वो एक पूरी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो कि आजादी की 50वीं सालगिरह पर रिलीज हुई थी। और साथ में ढिल्लन सहगल शाहनवाज का जो है उस टाइम पे कर्नल ढिल्लन साहब केवल जीवित थे, तो उनका एक स्टाम्प और डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा आजादी की 50वीं सालगिरह पे। तो मेरा सरकार से बस ये आग्रह है कि वॉर मेमोरियल के लिए 2022 से अच्छा कोई वर्ष है नहीं, है ना, तो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अगर बन के तैयार हो सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जैसा कि एक डिमांड चल रही है कि हमारे इंडिया गेट के सामने कैनोपी खाली पड़ी हुई है, जिसमें नेताजी की जो है प्रतिमा लगनी चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं सर, 6 फुट का स्टैचू है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि वी डू नॉट नीड एनी फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपको जो है वो स्टैचू तैयार करके देंगे, आप हमें बस तारीख बता दें कि आप लोग उसको कब जो है वहां पे लगाने का मन बना रहे हैं। तो बस मैं तो इतना चाहूंगा सरकार से कि हमें बस तारीख
दे दे, स्टैचू हम तैयार करके देंगे वो 6 फुट का। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव में उसका जल्द से जल्द जो है उद्घाटन करें। तो मेरा अंकल बस यही गुजारिश है। और एक चीज है कि कहा जाता है कि शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त धरा पर गिरकर हमारा हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमें जीवन सा उल्लास दिया, स्वयं हुए अघात देश को शिखरों सा विश्वास दिया, जिनने जीवन छोटा माना, माना देश महान है, उस आजाद हिंद फौज के रक्त की बूंद पर खड़ा ये मेरा हिंदुस्तान है। ये लाइनें, पंक्तियां लिखी हैं मदन मोहन समरजी करके, मध्य प्रदेश पुलिस में समय डीएसपी के पद पर हैं। तो उन्होंने कर्नल ढिल्लन साहब की 6ठी पुण्यतिथि पे ये पंक्तियां सुनाई थी, तो वो मैंने आज प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। और इसी के साथ अंकल कुछ लाइनें और सुनाना चाहूंगा कि जो तेज बढ़ाए ऐसा कोई सम्मान नहीं, जो सब कुछ देकर चला गया पर रत्ती भर अभिमान नहीं, क्या आकेगा आज जमाना उस नेता के कर्मों को, जो सुना गया अंग्रेजों को आजाद हिंद के तरानों को, दिया जय हिंद का नारा, किया जंग आजादी का ऐलान, आजाद हिंद की दहाड़ सुनकर उठ खड़ा हुआ हिंदुस्तान, लाल किले पर पहुंचे ढिल्लन सहगल शाह नवाज, सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह हुआ, भाग खड़ी हुई अंग्रेज सरकार। तो इस तरीके से अंकल हमें जो है पूरा मैंने इन पंक्तियों में आपको सुनाने का मुझे आपने आज मौका दिया। तो अंकल कभी चर्चित और भी चर्चाएं करेंगे, काफी आईएनए की बहुत जो है स्टोरीज हैं मेरे पास सुनाने के लिए, है ना। कर्नल ढिल्लन साहब ने भी एक लिखी थी कविता, जब इरावदी का युद्ध चल रहा था, पहली विक्ट्री इनके पास आ गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने लेफ्टिनेंट चंद्रभान को ये मैसेज दिया था पंक्तियों कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कि तुम्हारे मजबूत हो इरादे, फिजाएं अपना हिसाब लेंगी, जिन्होंने लूटा है इस चमन को, निगाहें झुककर जवाब देंगी, उठो जवानों जरा कमर तो बांधो, दिखाएगी बरक रहा तुमको, चमन के कांटे भी साथ देंगे, हवाएं खुद इनकलाब देंगी, हवाएं खुद इनकलाब देंगी। क्या बात है, क्या बात है शुभम। मैं क्या बताऊं आपको कि एक लंबा कैरियर मेरा जर्नलिज्म का रहा, और पिछले 6-7 साल से मैं एक पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूअस दौरे पर रहता हूँ। लेकिन आज पहली बार लगा कि कितना कुछ है हमारे पास, और आप जैसे लोग मात्र 25 साल की उम्र में, आपको सुन के लगता है कि जैसे आप खुद आईएनए के कोई सोल्जर हो और आप वो एक-एक चीज बयान कर रहे हो। कभी आपने सोचा कि ये जो तमाम आपके पास जो इतना ज़ख़ीरा है, जो खजाना है, कभी इसको कंपाइल करें, कभी आने वाली जनरेशंस को इससे इंस्पायर हो, ये तमाम सारे किस्से लिखे जाएं, ये तमाम सारी चीजें लिखी जाएं। ये कभी अगर आपके मन में आए और आप चाहते हो इस पे कभी कोई किताब लिखना, तो ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन नाम का एक छोटा सा संगठन है, वो आपको इसमें पूरी मदद करेगा। क्योंकि हम सब लोग उस दौर में निकल रहे हैं कि उन कहानियों को सुनाने वाले भी चले गए हैं, और शायद इस मुल्क ने लंबे समय तक उनको सुनने की कोशिश नहीं की, तो बहुत सारी आवाजें खामोश हैं। मैं यहाँ आपके दोस्त हैं जो मनीष यादव जी, उन्होंने आपसे मुझे मिलवाया था, उनके घर में भी आईएनए के जो हैं उनके परिवार के हैं, उनके दादाजी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के सबऑर्डिनेट थे, और क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के यंगर ब्रदर उनके ब्रिगेड कमांडर थे, तो मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड अंकल के जो है कलीग से जो है आज भी आशीर्वाद लेता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मनीष भैया था उनसे, उनका 100वां जन्मदिन था, तब मैं उनसे मिलने गया था, और फिर भी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त यह है कि आप जो अपना कैरियर में हैं वो जरूर करें, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आपको वो चाहिए। लेकिन जब भी समय हो और आपको ऐसा लगे कि आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, और मैं समझता हूं आप कुछ नहीं लिख सकते, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, और क्योंकि आप युवा हैं, आज के दौर के युवा हैं, और जैसे अमीश त्रिपाठी एक बड़ा युवा है, उसने कई सारी किताबें लिखी और बड़े सारे आज के जमाने के बच्चों को इंस्पायर किया। आप अगर ये किताबें लिखेंगे तो मैं समझता हूं कि जो आपके दौर के युवा हैं या आने वाले युवा वो आपसे कनेक्ट फील करेंगे और आपकी बात को दूसरे तरीके से लेंगे। तो ये जरूर कीजिएगा। और आपने कहा कि इसके कई डायमेंशंस हैं, एक और डायमेंशंस पे कभी और आपसे फिर दोबारा बात करेंगे।
और आपने इतना वक्त दिया। और मैंने आपको कोई फेवर नहीं किया, ये आज आपने फेवर किया है कि देश के युवाओं को इंस्पायर करा। और मुझे भी सच में नहीं पता था, क्योंकि मेरी बातचीत आपसे जो टेलीफोन पे होती थी उससे मुझे थोड़ा-सा आइडिया था, लेकिन इतना बड़ा खजाना आपके अंदर है, मुझे लगता है कि आप अगर घंटों भी बोलेंगे, तो भी मुझे लगता है कि वो खत्म नहीं होगा। आपको, आपके माता-पिता को और आपके परिवार को मेरा प्रणाम कहिएगा। और मुझे इस बात का प्राउड है कि इस दौर में इतने कम युवा, इतनी कम उम्र का एक युवा शुभम शर्मा, जिसने हम सब लोगों को, जितने लोग भी सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम एकदम उसी दौर में चले गए। वो पूरा सीन आपने, जिसे कहते हैं वो उर्दू में एक वर्ड है मंजरकशी करना, कि कैसे पूरा वो दृश्य आपने सारा ला दिया, ये एक बड़े उसकी बात है। और मुझे खुशी है कि मैं आपको जानता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने वक्त दिया और आपने अपनी बात कही। और जब आपको लगे कि कोई और एस्पेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म हमेशा इसी तरीके के जी, लोगों के लिए है। आप आए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अपने जीवन में जो भी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। आपके माता-पिता जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया। और उनके स्वास्थ्य और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम भाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।